KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल की पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के पहले अध्याय का अध्ययन करते हैं। पहला अध्याय है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। सबसे पहले हम जनसंख्या को देख लेते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन? जनसंख्या क्या है? जनसंख्या किसी भी देश में निवास करने वाले मानव की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक। और इस प्रकार से भारत अपनी 1 अरब 21 करोड़ जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। और प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। तो जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। और भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई। ठीक। ये जनसंख्या के बसाव को प्रदर्शित करता है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण में भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। असम का मतलब असमान है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिमी बंगाल का स्थान आता है। आगे देखेंगे हम लोग, ये मानचित्र है भारत का, जिसमें जनसंख्या वितरण 2011 को बनाया गया है। इसमें ये प्रदर्शित किया जाता है कि जनसंख्या वितरण में कहाँ जनसंख्या का बसाव अधिक है और कहाँ कम है। मानचित्र को देखने से ही स्पष्ट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व क्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी या जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक। इस प्रकार से भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनगणना 2011 के अनुसार है। और 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। और आगे हम यह भी देखते हैं कि जनसंख्या घनत्वों की स्थानिक भिन्नता इस प्रकार है कि अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
में रहने वाले लोग हैं, वहाँ का जो डेंसिटी है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहीं भारत की राजधानी दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये जनगणना 2011 की आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं। आगे है कि उत्तरी भारत के राज्यों, बिहार जो कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और इसका जनघनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है जिसका जनसंख्या घनत्व 1029 है। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 829। ठीक, इस प्रकार से आगे देखेंगे हम लोग। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में 859 पॉपुलेशन डेंसिटी, तमिलनाडु में 555 उच्चतर घनत्व पाया जाता है। आगे हम देखेंगे असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे ये जनसंख्या घनत्व 2011 का ये मानचित्र है। इसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि जनसंख्या का घनत्व कहाँ पे अधिक है। ठीक, तो यहाँ पे बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि को देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य, इसको अंग्रेजी में पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ठीक, और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 2001 में 1 अरब 2 करोड़ के आसपास थी और जनगणना 2011 के अनुसार यह वृद्धि बढ़ करके 1 अरब 21 करोड़ हो गई। ठीक, 2001 में जहां 1 अरब 2 करोड़ थी, वहीं 2011 में बढ़ करके 10 साल में ये 1 अरब 21 करोड़ हो गई। मतलब ग्रोथ रेट इसका 1.64% रहा। इस प्रकार से यह परिवर्तन धनात्मक है और यह परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, कभी कभी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट जाती है, उसे हम ऋणात्मक कह सकते हैं। ऋणात्मक में क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है। ठीक, और धनात्मक में जन्म दर अधिक रहता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के दोगुने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दोगुना होने में लगने वाला समय है। ठीक, और भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है और इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। आगे हम लोग देखेंगे, ये डाटा दिया गया है, भारत में दशकीय वृद्धि दर 1901 से लेकर के 2011 तक है। तो 1901 में जहाँ पॉपुलेशन 23,93,96,327 जनसंख्या थी, वहीं 2011 में बढ़ करके 1 अरब 21 करोड़ और 1,93,422
जनसंख्या हो गई। ठीक इस प्रकार से आगे हम देखते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि का मानचित्र है 2001 से 2011 के बीच का दिखाया गया है। इसमें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि बिहार में हुई है। ठीक उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और मेघालय है। ठीक आगे हम लोग देखेंगे, ये है स्टेजेज, ये है जनसंख्या वृद्धि 1901 से लेकर के और वर्तमान स्थिति की स्टेज माने अवस्था कह लीजिए। तो स्टेज 1 या का में इस प्रकार दिया गया है कि 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 तक के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट स्टेज में या कह लीजिए दूसरी स्टेज है, शिक्षा दिया गया है, प्रावस्था खा कहते हैं इसको। इस प्रकार देख सकते हैं कि 1921 से लेकर के 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया और साथ ही बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई और 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि प्रभावशाली थी। और जो तीसरी स्टेज है वो 1951 से 1981 के दौरान रही। और 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार निश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर रही। इन सबके अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया है। ठीक आगे अगली स्टेज है हमारी, जिसे कहते हैं चौथी स्टेज है प्रावस्था घात। तो 1981 के बाद वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, किंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी और ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई। फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, 2025 ईस्वी
तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ हो जाएगी, ऐसा विश्व विकास रिपोर्ट बताता है। अब आगे है कि अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर में विस्तृत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इस प्रकार से विभिन्नताओं को हम समझ सकते हैं। 1991 से लेकर 2001 के दौरान भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की वृद्धि दर सुस्पष्ट प्रतिरूप दर्शाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है, जो दशक में 20% से अधिक नहीं हुई। केरल 9.4 में न केवल इस वर्ग के राज्यों में बल्कि पूरे देश में न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। आगे इस प्रकार है कि देश के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में दक्षिण राज्यों की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। ठीक, इस पेटी के राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। ठीक, इस प्रकार से वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी रही। ठीक, आगे देखेंगे कि छः सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991-2001 की तुलना में 2001 और 2011 में 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में कम रही। आंध्र प्रदेश में सबसे कम 3.5% तक, महाराष्ट्र में सर्वाधिक 6.7% तक गिरावट थी, तमिलनाडु में 3.9% तथा पुडुचेरी में 7.1% तक। पिछले दशक की तुलना में 2001-2011 में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, और एक आगे चल करके हम देखेंगे कि जनसंख्या संगठन को देख लेते हैं। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य है पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। इस खंड में ग्रामीण नगरीय विशेषताओं, भाषा, धर्म और व्यवसाय के प्रतिरूपों के संदर्भ में भारत की जनसंख्या के संगठन की विवेचना की जाती है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें भाषाई संगठन में भारत एक भाषाई विविधता की भूमि है। ग्रियर्सन के अनुसार देश में 179 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां थीं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं और अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वाले का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुतम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो तथा मणिपुरी बोलने वालों के लिए है। 2011
के अनुसार ये आंकड़ा है। और आगे यह देखा गया है कि देश में भाषाई प्रदेशों की सीमाएं सुनिश्चित और स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि उनका अपने अपने सीमांत प्रदेशों में क्रमिक विलय और अध्यारोपण हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि भाषाई वर्गीकरण में प्रमुख भारतीय भाषाओं के बोलने वाले 4 भाषा परिवारों से जुड़े हुए हैं, जिनके उप परिवार, शाखाएँ अथवा वर्ग हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे ये धार्मिक संगठन है, इसे भी थोड़ा देख लेते हैं कि धर्म सर्वाधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म में लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों को आभासी रूप से व्याप्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। ठीक, और इस प्रकार से ये भारत के धार्मिक समुदाय का डाटा दिया गया है। ये जनगणना 2011 के अनुसार, जिसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का परसेंटेज 79.8 है, मुस्लिम का 14.2 है, ईसाई का 2.3 है, सिख का 1.7 है, बौद्ध का 0.7 है, जैन का 0.4 है, अन्य धर्म में 0.7 है और 0.2। ये डाटा क्लियर नहीं है, ज्ञात नहीं है। ठीक, आगे है भारत बांग्लादेश सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा से संलग्न जिले जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदानों के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित हैं। ठीक, विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम जम्मू और कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और केरल के कुछ ज़िले, उत्तर प्रदेश के अनेक ज़िलों, दिल्ली में व उसके आसपास और लक्षद्वीप में संकेंद्रित हैं। ईसाई में देखेंगे कि ईसाई जनसंख्या अधिकांशतः देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। मुख्य सांद्रण पश्चिमी तट के साथ गोवा, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र, मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। ठीक, और अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में संकेंद्रित हैं। ठीक, और भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। जैनियों का प्रमुख संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों, गुजरात और महाराष्ट्र में है, जबकि बौद्ध अधिकांशतः महाराष्ट्र में संकेंद्रित है। बौद्ध बाहुल्य अन्य क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति हैं। ठीक, इस प्रकार से भारत के अन्य धर्मों में जरतुस्त्र जनजातियाँ एवं अन्य देशज निष्ठाएँ और विश्वास सम्मिलित हैं। ये समूह छोटे समूहों में संकेंद्रित है और देश भर में बिखरे हुए हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसके नाम हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। इसमें देखेंगे मानक जनगणना परिभाषा। इसमें क्या है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 143 दिन या 6 महीने काम करता है। ठीक, उसको मुख्य श्रमिक कहा जाता है। और सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। 6 महीने से कम दिन काम करने वाला सीमांत श्रमिक। ठीक, और जो 6 महीना पूरा काम करता है, ठीक, कम से कम 6 महीना काम करता है, उसको मुख्य श्रमिक कहा जाता है। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 39.6% है, दमन दीव में लगभग 49.99% है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान के द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया। समाज का विभाजन पुरुष महिला ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक और जैविक रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि समाज सब के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है और ये भूमिकाएं फिर से सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ कर दी जाती हैं। इसके फलस्वरूप ये जैविक विभिन्नताएं सामाजिक भेदभाव, अलगाव, बहिष्कार का आधार बन जाती हैं और आधी से ज़्यादा जनसंख्या का बहिष्करण किसी भी विकासशील और सभ्य समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। यह एक वैश्विक चुनौती है जिसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने संज्ञान लिया है। UNDP के अनुसार यदि विकास में सभी जेंडर सम्मिलित नहीं हैं तो ऐसा विकास लुप्त प्राय है। ठीक, HDR UNDP 1995। ठीक, सामान्य जन में किसी भी प्रकार का भेदभाव और विशेष रूप से जेंडर के आधार पर भेदभाव मानवता के प्रति एक अपराध है। इसलिए सभी के लिए शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, समान कार्य के लिए एक वेतन, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर सभी को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जो समाज इन सभी भेदभाव तथा बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता है वह एक सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार ने इन सभी को संज्ञान में लेते हुए तथा भेदभाव से होने वाले दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान चलाया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे और ये व्यावसायिक संवर्ग को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, चौथा है अन्य श्रमिक। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।